तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आधुनिक तकनीक से करें अदरक की बुआई। शेडनेट हाउस में खेती करना है लाभकारी। हमारे किसान इस समय अदरक की बुआई करके आने वाले समय में अच्छी उपज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भूमि के चयन से लेकर उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खाद उर्वरक प्रबंधन और बुआई तकनीक पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा प्रधान। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों से कि अदरक की खेती के लिए सबसे पहले वो खेत का चुनाव करें जहाँ दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो। और सबसे बड़ी बात है कि खेत में जल निकासी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग उर्वरक की मात्रा सही दें तो प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद 300 क्विंटल और नेत्रजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, डीएपी 50 केजी और पोटास लेना है 80 से 100 केजी, क्योंकि पोटास का मात्रा कुछ अधिक है, इसलिए कि जो नीचे में कंद बैठते हैं उसके लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके बाद ये देखना है कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो जिंक सल्फेट और बोरेक्स प्रति हेक्टेयर 20 किलो के हिसाब से डालें। फिर ये और उर्वरक की जब मात्रा खेत में डालें उस समय ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को, हरा उर्वरक है पोटास, डीएपी और जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले हैं उसको जिस समय हम खेत तैयार करते हैं उस समय डालें। और जो हमारा नेत्रजन है उसको 3 भाग में हम लोग बांट लें। उसके बाद जब सिंचाई करें तब यूरिया का उपयोग छिटने के काम में करें। और ये छायादार जगह में भी लगाया जा सकता है, जैसे बाग बगीचा जहाँ लगे हैं वहाँ भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद किसान भाइयों का उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। तो उन्नत प्रभेद में बहुत सारे हैं, सुरभि, सुरुचि, सुप्रिया, मरान, नादिया लगाइए इसका, क्योंकि उपज क्षमता बहुत ही अच्छा है। इसका मरान का उपज क्षमता 1 हेक्टेयर में 130 क्विंटल से ले प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल है और नादिया का 200 प्रति क्विंटल से लेकर 250
प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों सब कुछ करने के बाद एक गलत करते हैं कि सीड का उपचार नहीं करते हैं। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सीड आप खेत तक लाएं, उनको निश्चित रूप से उपचारित करें, क्योंकि उपचारित में कोई खर्च नहीं आती है और यहीं उपचारित करने के बाद हमारा इसी जगह 60 से 70% हमारा रोग नियंत्रण हो जाता है। तो सब किसान भाई जानते हैं कि कार्बेंडाजिम आती है, प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से आधे घंटे तक उपचारित करें। उपचारित करने के बाद घोल से निकालकर आधे घंटे तक छाया में सुखा दें, उसके बाद खेतों में लगाएं। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि रो की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधा से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब किसान भाई खेत में अदरक लगाते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ने से हानि होती है, तो खुला नहीं छोड़े। रोपने के बाद उसमें नीम, ये शीशम का हरी पत्ती हो या मकई का डंठल से पूरी तरह उसको ढक देना चाहिए। इससे हमारा जर्मिनेशन 100% निश्चित हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े और इसके लिए कठिन मेहनत भी करता है, परंतु वही किसान खेती से अधिक लाभ कमा पाता है जो समय पर आधुनिक तकनीकों को अपनाता है। ऐसे में एक आधुनिक तकनीक है शेडनेट हाउस। नेट हाउस में खेती से किसान 12 महीने बेमौसमी सब्जियों और फूलों, औषधीय फसलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो किसानों के लिए किस प्रकार से लाभकारी है शेडनेट हाउस, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, शेडनेट एक ढांचा है जिसमें हम लोग एग्रोनेट सामग्री से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये नेट होता है और इसमें जो सूर्य की रोशनी होती है इसमें कटौती कर करके मतलब हम लोग इसमें अपना फसल को ग्रो कर सकते हैं। आजकल किसानों के बीच खेती करने की नई नई तकनीक लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि कुछ नई तकनीक से किसान अपने अनुसार खेती कर सकता है, जिससे उन्हें फसलों से काफी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा किसानों ने मौसम की मार झेली है। हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों के लिए शेडनेट हाउस में खेती करने का विकल्प बहुत अच्छा है। इससे किसान अपनी फसल को मौसम और प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। शेडनेट मेनली हम लोग जो लगाते हैं इसमें हम लोग ऑफ सीजन में सब्जी हुआ, चाहे हमारा मसाला का खेती हुआ, जड़ी बूटी का हुआ, सुगंधित जो भी हमारे पास पौधे होते हैं उसका हम लोग इसमें आसानी से खेती कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, सब्जी का नर्सरी हुआ, चाहे हमारे फलदार जो भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से हो सकता है। तो वो सब अगर हम लोग दिन के जब टेम्परेचर हमारा समर में और खरीफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय हम लोग अगर शेडनेट में अगर हम लोग रखते हैं तो इसमें इसका
उसका मोर्टेलिटी का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए सीड नेट किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही इसमें एक और फ़ायदे मिलते हैं कि सीड नेट में जो हम लोग अगर लगाते हैं फसल तो इसमें कीट की समस्या भी बहुत कम आती है और हम ऑफ सीजन में इसका यूटिलिटी जो ओपन फील्ड में हम लोग नहीं कर पाते हैं वो हम लोग सीड नेट से कर लेते हैं। शेड नेट हाउस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: नींव के खंभे, कड़ी और सिरे की फ्रेम, दरवाजे की फ्रेम, छल्ले, छत एवं साइड के कवर नेट, नींव की ग्राउंडिंग, रास्ते की फर्श, जंगरोधी उपचार आदि की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, ये हमको सीड नेट में हम लोग को जो हम लोग बनाएंगे उसका जो स्थल का जो चयन करते हैं इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। स्थल का चयन उन जगह पे करना है जहाँ पे आपका भवन, बड़े बड़े पेड़, वहाँ से हम लोग दूर बना के मतलब स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और वहाँ पे जल की निकासी अच्छा होना चाहिए। और साथ ही और अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत तेज़ आंधी तूफान अगर आता है तो उस केस में हम लोग विंड ब्रेक्स लगाते हैं जो स्ट्रक्चर से ठीक 30 मीटर के दूरी पे हम लोग उसका मतलब लगाते हैं ताकि आंधी तूफान से, ओला से बचा सके। किसान भाइयों, इसमें जो प्राकृतिक आपदा से जैसे ओला वगैरह गिरता है, चाहे तेज बारिश होती है तो उससे अगर फसल को हमको सुरक्षा मिल सकता है सीड नेट द्वारा। फिर हमारा इसमें आता है दिशा, हम लोग किस दिशा में बनाएंगे सीड नेट को। अगर ये हम लोग डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा प्रकार का फसल ले रहे हैं। हर फसल को लाइट की ज़रूरत मतलब अलग अलग होती है। जिस फसल को लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस केस में हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम लोग सीड नेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर जिसमें लाइट की रोशनी कम चाहिए होती है तो उसके लिए हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग सीड नेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हमारे इसमें बात आता है कि हम लोग इसको बनाएंगे किस चीज़ से। सीड नेट बनाने के लिए मेनली 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा फ्रेम, दूसरा हमारा इसका जो नेट होता है वो। फ्रेम, किसान भाइयों, फ्रेम आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम आप मेटेलिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम का होता है, लोहा का होता है, उसका भी आप फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम मतलब उसका ढांचा जो आप तैयार करते हैं वो। इसमें आप बांस का या लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दूसरा इसमें जो आता है सामग्री वो उसका नेट है। नेट, किसान भाइयों, नेट पे अगर चर्चा करते हैं तो ये एग्रो नेट है जो हरा रंग का आता है। ये विभिन्न रंगों पर आता है और इसका जो जालीदार जो ये होता है ये अलग अलग होता है। ये इसमें 25% से लेकर 90% तक लाइट, सूर्य की रोशनी की कटौती करने की क्षमता रहती है। तो वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा हम लोग फसल इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये हम लोग को इसका लायबिलिटी कितना दिन है। अगर हम सीड नेट तैयार करते हैं तो किसान भाई जानना चाहेंगे कि यह कितना दिन तक ये टिकाऊ है। तो सीड नेट अगर हम लोहे का या एल्युमिनियम का फ्रेमिंग अगर करते हैं तो किसान भाइयों उसको हम लोग को पेंटिंग कर लेना चाहिए समय के अंतराल पर। उससे क्या होता है, इसका फ्रेमिंग का आपका 20 से 25 साल तक लास्टिंग हो जाता है। ठीक वही अगर हम बांस का अगर हम लोग लगाते हैं या लकड़ी का लगाते हैं फ्रेमिंग तो वो 2 से 3 साल ही टिकाऊ होता है। और इसमें जो नेट हम लोग जो लगाते हैं, जो कवरिंग हम लोग इसको डालते हैं, ये कवरिंग के मतलब लायबिलिटी भी आपका 3 से 5 साल ही होता है। उसके बाद इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। शेड नेट हाउस योजना में सब्सिडी। किसान भाइयों को शेड नेट में खेती करने या नर्सरी तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान दे है। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसमें जो सीड नेट का जो लागत है उस पर हम अगर चर्चा करते हैं तो किसान भाइयों इसमें खर्चा मतलब जो भी बैठता है उस पर भारत सरकार अनुदान देती है। तो अगर ये निर्भर करता है कि वही कि आप फ्रेमिंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा चीज़ का फ्रेमिंग कर रहे हैं, उस पर अलग अलग है। किसान भाइयों, अगर इसकी जानकारी लेनी होगी कि हम कैसे इसका अप्लाई करें, कैसे हमको इसका फ़ायदा मिल सकता है, तो किसान भाइयों आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होंगे या किसान कॉल सेंटर पे आप कॉल करके भी इसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल फलन की अवस्था पर है और इस समय फसल पर कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते उचित तरीके से नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा इन कीटों से फसल में भारी नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कीटों का नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गोंद्रा मार्डी से। आज हम बात कर रहे हैं भिंडी के तना एवं फल छेदक कीट के बारे में। इस कीट भिंडी के फसल को काफ़ी तादाद में नुकसान करता है। यह देखा गया है, अगर समय रहते इसका उचित प्रबंधन नहीं करने पर इसमें 30 से 40% तक की हानि होती है। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं, साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं। तो जब भी किसान भाई आप इसका अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आपको इस कीट का समेकित कीट प्रबंधन उपाय का अपनाना होगा। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में खेत की कम से कम 2 से 3 बार जुताई करें। इससे क्या होगा कि कीट का जो जीवन चक्र है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद खेत की जुताई करते समय जब आप फसल के लिए तैयारी करेंगे उस समय 250 किलोग्राम नीम या करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और खेत की तैयारी करते समय और एक चीज़ों की आपको ध्यान देना है कि उसमें जो भी खरपतवार है या पूर्ववर्ती फसल है उसका कोई भी डंठल या अवशेष नहीं रहे। और एक चीज़ की ध्यान देना है, हम विशेषकर जो समेकित कीट प्रबंधन में बात करते हैं कि आपको जो है जो पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है उसका प्रयोग करना है। यहाँ देखा गया है कि किसान अधिकतर नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें DAP का प्रयोग करते हैं, लेकिन पोटास नहीं प्रयोग करते हैं। तो पोटास कीट और बीमारी में लड़ने के लिए पौधा को शक्ति देता है। आइए हम बात करते हैं कि इसका बीज, जब बीज को आप बोएंगे उससे पहले बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी है। और बीज को शोधन आप जो है कीटनाशक से करें, उसमें थायोमिथाक्सम 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोपिड 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका आप उपयोग करें। और किसान भाई और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपने खेतों का हमेशा निगरानी में रखें। इसके लिए आपको ट्रैप है उसका प्रयोग करना पड़ेगा या ल्यूर का, ताकि हमें पता चले कि हमारा खेत में कीटों की संख्या कितना तादाद में है या कितना बढ़ रहा। जब फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए तब खेत में अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोसिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर छोड़ें। इसके कारण फसल में इन कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके खेत में कीटों की संख्या बढ़ रहा, तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो नीम निर्मित 5% नीम का घोल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें थायोमिथाक्सम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे, या फिर स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। लेकिन इन सब काम करने के साथ साथ किसान भाई आपको ये ध्यान में देना है
आप दवा का तब प्रयोग करेंगे जब कीटों की संख्या आर्थिक क्षति से ज़्यादा है, तो उस समय ही दवा का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए जो भी दवा का प्रयोग करेंगे वो सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भिंडी के खेती में, जब आप दवा का प्रयोग करेंगे उसके बाद कम से कम 5-7 दिन के बाद ही आप फसलों को तोड़ाई करें, नहीं तो उसमें काफ़ी सारे अवशेष रह जाता है। ये व्यक्ति के लिए, खाने वाले के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो किसान भाई, इन सारे बताए गए उपाय से हम इस कीट को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और भिंडी की खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से जिस प्रश्न को आज के कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है गांव हड़ौता, जिला जयपुर के किसान सुरेश कुमार ने। आप नींबू के बाग में लगने वाले रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश कुमार जी, आपकी इस समस्या के समाधान के लिए देखिए कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। आज मैं आपको नींबू में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कीट कौन कौन से लगते हैं इसमें। लीफ माइनर की। लीफ माइनर जो कीट है वो क्या करता है, जो पौधे का जो टेंडर पार्ट होता है, या जिसको कहते हैं कि नई ग्रोथ होती है, नई वृद्धि होती है, नई पत्तियाँ होती है, उन पे आक्रमण ज़्यादा होता है। इसमें ये कीट क्या करता है कि नई जो टेंडर पत्तियां हैं उन पे उनकी जो ऊपर की जो परत होती है पत्ती की, उसके नीचे जाके क्लोरोफिल खाता है। ये क्लोरोफिल जो है हरा भाग, उसको स्क्रैप करके खाता रहता है। इससे क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती है और उसके ऊपर आप देखेंगे इसके लक्षण, तो पत्ती के ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी सी सफ़ेद रंग की सुरंग सी बन जाती है, इसीलिए इसको लीफ माइनर बोला जाता है। दूसरा जो कीट है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई जो कीड़ा होता है, एडल्ट तो उसकी तितली होती है, काले और हल्के पीले रंग की तितली होती है। लार्वा जो होता है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टार इंस्टार जो लार्वा होता है, वो काले रंग का यानी कि गहरा भूरा और बीच में हल्के पीले रंग के जो तिरछे से आड़े तिरछे से स्पॉट होते हैं। और जिसका जो फुल जो ग्रोन जो लार्वा होता है वो हरे रंग का हो जाता है। तो ये क्या करता है कि पूरी पत्ती को, जो पत्ती की बीच की सिरा होती है, उसको छोड़कर पूरी पत्ती को खा जाता है। और यदि इसका आक्रमण ज़्यादा हो गया, इसका प्रकोप ज़्यादा हो गया, तो पूरे पौधे की पत्तियां खा जाता है और पौधा एकदम ऐसे नंगा दिखाई देता है बिना पत्तियों का। आज के समय में नींबू का बाग भी कीट रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में बाग को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं और किसान उन्हें कैसे पहचाने और नियंत्रण के कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, यदि कम संख्या में है ये लेमन बटरफ्लाई, तो इसके लिए हम पत्तियों से, जैसे एक पेड़ पे जो छोटा ये शुरू हो जाती है, जब बगीचा हम लगा देते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, तो उसी समय हमको रोज़ विजिट करना चाहिए अपने बगीचे का। उससे पता लगता है कि हमारे खेत में कितने कीड़े बीमारियां आ गई, नहीं आई, हेल्दी है, पौधा बीमार है, क्या है, तो वो सिम्टम दिखने लग जाता है। तो शुरू में कुछ पौधों पर 1-2 ही ये इसकी लट जो दिखती है, तो उसको हम हाथ से भी हटा के मार सकते हैं यदि ज़्यादा प्रकोप नहीं है। तो ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो कोई भी सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड है उसका हम स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर लेते हैं। लीफ माइनर में करते हैं, इसमें एसीफेट का जो है छिड़काव कर देते हैं। बागवान भाइयों, आपको नींबू के बाग से अधिक फल मिले, इसके लिए बाग को रोगों से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको बाग का नियमित देखरेख करनी होगी।
इसके अलावा इसमें लगने वाले रोगों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण करना होगा, तभी बाग से अधिक फल मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं कैंकर की। जो सिट्रस कैंकर होता है, इसके शुरुआती लक्षण होते हैं जैसे हमारा सूरज उगता है सुबह सुबह तो लालिमा लिए हुए होता है, इसी तरह से पीले रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं गोल पत्तियों के ऊपर। यही धब्बे बाद में जाके भूरे हो जाते हैं, फिर जैसे जंग लग जाती है उस तरह के धब्बे हम पत्तियों पे देखते हैं। शुरुआती जो इसके लक्षण है वो पत्तियों पे आते हैं, उसके बाद में जैसे ये रोग भयंकर रूप लेता रहता है तो शाखाओं पे, तने पे आ जाता है ये, और बाद में इसका प्रकोप फलों पे भी हो जाता है जब फल आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआती लक्षण आते ही हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, COC जिसको हम कहते हैं, उनका हम स्प्रे करते रहें। जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है वो और जो COC है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल के इसका छिड़काव करते रहें निश्चित अंतराल पर, तो इसका हम प्रकोप से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।